देखिए, हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे और सीआरपीसी में हमने कोग्निजेंस पढ़ा था कि किस प्रकार से कोग्निजेंस लिया जाता है, कौन से मामले हैं जिनमें केवल कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर ही कोग्निजेंस होगा और वो मामले जिनमें कोग्निजेंस लेने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेनी पड़ती है सरकार की तरफ से। ये हमने कल देखा था। आज हम देख रहे हैं परिवाद पर कार्रवाई कैसे होती है, कंप्लेंट पे कार्रवाई कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज कंप्लेंट या परिवाद, कि परिवाद क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है। तो परिवाद के लिए, कंप्लेंट के लिए ये होता है कि देखो, जो भी शिकायत की जाती है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। फिर शिकायत कहाँ की जाती है? मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। दूसरा, क्यों की जाती है? कि मजिस्ट्रेट उस पर क्या करे? कार्रवाई करे। दूसरा रीजन क्या है? कि मजिस्ट्रेट उस पर क्या करे? कार्रवाई करे, इसलिए उस पर कंप्लेंट की जाती है, उसके समक्ष कंप्लेंट की जाती है। तीसरा, किस बात की जाती है? कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। तीसरा, किस बात की जाती है? कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात। कंप्लेंट कई बार पूछ लेते हैं, क्या कंप्लेंट अननोन पर्सन के विरुद्ध की जा सकती है क्या? तो क्या होगा उत्तर? जैसे प्रॉब्लम बना के आपसे पूछ ले और पूछे कि क्या कंप्लेंट अननोन पर्सन के विरुद्ध की जा सकती है क्या, तो अननोन पर्सन के विरुद्ध भी कंप्लेंट की जा सकती है। यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई करने की दृष्टि से नहीं की गई शिकायत अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे ज्ञात हो और अज्ञात हो अपराध किया है, ये कंप्लेंट होती है। फिर उन्होंने कहा लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट कहाँ आती है? सेक्शन 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है उसको कंप्लेंट नहीं माना जाता। लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की, क्योंकि एफआईआर हमेशा किसकी होती है? कोग्निजेबल ऑफेंस की होती है, संज्ञेय अपराध की होती है। संज्ञेय अपराध की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ऑफेंस फाउंड आउट हुआ वो असंज्ञेय था। जो अपराध फाइंड आउट हुआ वो कौन सा था? असंज्ञेय था। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को परिवाद और पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाएगा। तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि परिवाद क्या है और परिवाद पर संज्ञान लेने की प्रोसेस क्या होती है, नहीं, या फिर परिवाद पे ट्रायल कैसे किया जाता है, वो है ना। अब परिवाद में क्या होता है कि आपके पास क्या है भाई, आप अगर कोर्ट में जाकर के परिवाद पेश कर रहे हो तो परिवाद में आपके पास क्या है? केवल एक एप्लीकेशन टाइप का कागज होता है और उस कागज को लेकर के आप कोर्ट में जा रहे हो और आप उनसे कहते हो कि साहब हमारी ये दिक्कत है और इसी दिक्कत पे आप कार्रवाई करें। अब कोर्ट आपका कागज लेकर के आप जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, क्या कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है क्या? देखो, अब तो बीएनएस जो बनी है उसमें तो ये कह रहा है कि कोई भी कंप्लेंट आती है और उसमें जो भी प्रोसेस करनी है, पहले जिसके अगेंस्ट एफआईआर वो कंप्लेंट आई है उसको नोटिस इश्यू किया जाए और उसे बुलवाया जाए और जो भी प्रोसीडिंग हो उसके सामने। लेकिन जो पुरानी सीआरपीसी है उसमें ये दे रखा है कि पहले कोग्निजेंस से पहले अक्यूज को नहीं बुलवाया जाए। तो नई वाली में ये है कि भाई आप
जिसको भी कंप्लेंट हुआ है, जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलवाया जाएगा। यानी कोग्निजेंस होने के बाद में एक व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। इसलिए नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि उस व्यक्ति को भी कोग्निजेंस के स्टेट पे सुना जाए। तो नया जो बीएनएसएस आया है उसमें कोग्निजेंस के स्तर पर अक्यूज को बुलवाया जाता है, लेकिन पुरानी जो सीआरपीसी है जिसमें हमें पेपर देना है उसकी प्रोसीजर ये थी कि जैसे आपने कोर्ट में परिवाद पेश किया, परिवाद कहां पेश होता है? सेक्शन 200 में होता है। कंप्लेंट कहां पेश होती है? सेक्शन 200 में होती है। परिवाद कंप्लेंट कोर्ट में पेश हो गई। कोर्ट में पेश होने के बाद में कोर्ट क्या करेगा कि भाई सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी तय करेगा कि ये है भी सही है या नहीं। तो इसको तय करने के लिए, परिवाद को तय करने के लिए वो कंप्लेनेंट और अगर परिवादी के कोई साथ में कोई साक्षी हैं तो उन साक्षियों को सुनेगा, परिवाद को सुनेगा, साक्षियों को सुनेगा, और उसे लगता है कि मामला जुरिडिक्शन का नहीं है, किसी और मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन का है, तो वो फिर सेक्शन 201 में उसे वापस लौटा देगा कि भाई हमारे पास में जुरिडिक्शन नहीं है, इसलिए वापस लौटा देता। अदरवाइज विटनेस की 202 की परीक्षा कर ली, उसके बाद में कोर्ट को लगता है कि मामला बनता है, तो कोर्ट क्या करता है? उसे फाइल करेगा, अपने रिकॉर्ड में क्या करेगा? फाइल करेगा। इसको बोलते हैं दर्ज रजिस्टर करना, इसको बोलते हैं दर्ज रजिस्टर करना, या उसको क्या करेगा? फाइल करेगा। फाइल करने के बाद में जिस व्यक्ति को जरूरत है उसके लिए 204 में आदेशिका जारी करेगा। सम्मन मामला है तो सम्मन, और वारंट मामला है तो सम्मन या वारंट, कुछ भी जारी कर। अगर सम्मन मामला है तो सम्मन जारी करेगा, और वारंट मामला है तो वारंट और सम्मन दोनों जारी कर सकता है। ठीक है, सम्मन और वारंट जारी हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो ये होती है, अब सम्मन और वारंट जारी करने से पहले कोर्ट को लगता है कि यार मामला ढंग से तय किया जाना चाहिए। भाई अक्यूज को बुलवाने से पहले हमें कंफर्म होना जरूरी है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो ये क्या करेगा कि ये जो 204 में सम्मन और वारंट है इनको जारी करना पोस्टपोन कर देगा, यानी मुलतवी कर देगा, है ना। आदेशिका जारी क्या करना, क्या कर देगा? मुलतवी कर देगा, पोस्टपोन कर देगा। और उसके लिए एडिशनल सेक्शन 202 में एग्जामिनेशन कर सकता है। 202 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 202 इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर, और प्रैक्टिकली अगर पेपर आता है तो 202 जरूर पूछी जाती है। अगर प्रैक्टिकली पेपर जहां पर भी आता है वहां पर 99% संभावना रहती है कि 202 पूछा जाता है। तो इसलिए उसको क्या कर दिया कि उसने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद 202 में या तो उस मामले की खुद जांच कर लेता है, नहीं या फिर अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट से जांच करवा लेगा। सॉरी, या तो खुद जांच कर लेगा या अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट से जांच करवा सकता है, या पुलिस को अनुसंधान के लिए भेज देता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। कई बार आपसे पूछ लेते हैं
कि सेक्शन 156(3) और सेक्शन 202 सीआरपीसी की जो अनुसंधान है उसमें क्या अंतर है? तो लिख लीजिए, सेक्शन 156(3) और सेक्शन 156(3) और सेक्शन 202 के अनुसंधान में क्या अंतर है? तो लिखिए कि सबसे पहले कि सेक्शन 156(3) में सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट संज्ञान लिए बिना, कॉग्निजेंस लिए बिना अनुसंधान का आदेश देता है। मामले में अनुसंधान का लिख लेना, मामले में अनुसंधान का आदेश देता है। जबकि सेक्शन 202 में कॉग्निजेंस के पश्चात अनुसंधान का आदेश दिया जाता है। पहला हो गया। फिर लिखिए दूसरा अंतर कि सेक्शन 202 सीआरपीसी में सॉरी पहले ये लिख दो कि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर्ड करने के पश्चात एफआईआर रजिस्टर्ड करके के पुलिस को अनुसंधान का आदेश देता है। जबकि सेक्शन 202 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन किए बिना अनुसंधान का आदेश दिया जाता है। सेक्शन 202 में बिना अनुसंधान का आदेश दिया जाता है। तीसरा कि 156(3) में अनुसंधान अधिकारी अभियुक्त को सेक्शन 156(3) में अनुसंधान अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जबकि 202 सीआरपीसी में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता।
फिर चौथा लिखिए कि सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट केवल संज्ञेय अपराध के अनुसंधान का आदेश दे सकता है। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में क्या है? मजिस्ट्रेट केवल संज्ञेय अपराध के अनुसंधान का आदेश दे सकता है। जबकि सेक्शन 202 में संज्ञेय और असंज्ञेय संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों के अनुसंधान का आदेश दे सकता है। संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध के अनुसंधान का आदेश दे सकता है। अब इसका जो सेक्शन 202 का प्रोविजो है, ये कई बार आपसे प्रॉब्लम बना करके पूछ लेता है एग्जाम। सेक्शन 202 में जो प्रोविजो दिया हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर पूछ लेता है। 202 में क्या है? ये पूछ लेता है कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 सीआरपीसी में अनुसंधान का आदेश कब नहीं दे सकता। कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 सीआरपीसी में अनुसंधान का आदेश कब नहीं दे सकता। तो दो पोजीशंस दी हुई हैं जिनमें आदेश नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन को लिख लीजिए। 202 100% आएगी आपके, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल पेपर और सेक्शन 202 से ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। 202 और 313 से ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पेपर प्रैक्टिकल बन रहा है और प्रैक्टिकल पेपर में इन दो सेक्शनों को सीआरपीसी से नहीं पूछे तो ये मान लो कि प्रैक्टिकल पेपर ही नहीं है। पहला कि जब मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है, उत्तर लिख लीजिए कि आंसर, कि जब मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला जिसका परिवाद किया गया है अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। और दूसरा कि जब तक परिवादी और उनकी उपस्थित गवाहों की, परिवादी और उसके साक्षियों की सेक्शन 200 सीआरपीसी में परीक्षा नहीं कर ली जाती है। उपस्थित गवाहों की, उपस्थित साक्षियों की सेक्शन 200 में परीक्षा नहीं कर ली जाती
ये दो कंडीशन कि इन दो कंडीशंस में पुलिस अधिकारी वो सॉरी मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 अगर अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है तो केवल जांच करेगा और जो भी विटनेसेस हैं उनकी परीक्षा करेगा और परीक्षा के बाद में मामले को सेशन को कमिट कर देगा। बिल्कुल, अब जो भी करेगा वो सेशन करेगा। तो सेक्शन 202 इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मेंस के लिए। और जहां प्रैक्टिकली पेपर की बात करते हैं तो सेक्शन 313 और 202 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो 202 से क्वेश्चन 100% बने। प्रैक्टिकल पेपर की खासियत है, अगर सीआरपीसी के दो सेक्शन तो बेस है, सेक्शन 202 और सेक्शन 313, 313 और 202। फिर 202 में उसने एग्जामिनेशन कर ली या इन्वेस्टिगेशन कर लिया। उसके बाद में 203 में ये है कि जांच के बाद में ये बात सामने आई कि भाई अपराध तो नहीं बनता, यानी अक्यूज के विरुद्ध अपराध फाइंड आउट नहीं होता, तो वो क्या कर देगा? मामले को खारिज कर देगा, कैंसिल कर देगा, सेट असाइड कर देगा। कोर्ट का मामले को क्या कर देगा? और कारण मामले को खारिज करने के, डिसमिस करने के कारण भी के मामले को। और अगर जांच के बाद में लगता है मामला बनता है तो 204 में अभियुक्त को क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, अगर सम्मन मामला है तो सम्मन जारी करेगा और वारंट मामला है तो सम्मन या वारंट दोनों में से कुछ भी जारी कर सकता है। अब क्या होता है देखो, समझो ना, इसकी आगे की प्रोसेस भी हम डिस्कस करते हैं जिससे एक साथ ये समझ में आ जाए। देखो 200 में परिवादी की और साक्ष्यों की परीक्षा हुई, 202 में परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा हुई या इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं हुआ? अक्यूज का कोई रोल है? कोर्ट ने कार्रवाई किस पे की? अक्यूज के अगेंस्ट कॉग्निजेंस किस पे लिया? इनके गवाहों के बेस पे तो लिया कि ये गवाह आकर के कहे कि साहब हाँ हुआ है। तो यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा मामला किस पे डिपेंड कर रहा है? विटनेसेस पे कर रहा है। भाई पूरा का पूरा मामला किस पे डिपेंड कर रहा है? विटनेसेस पे, कि भाई जो जो विटनेसेस थे। अब जैसे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, अब वो अभियुक्त को बुलवाएगा कि नहीं बुलवाएगा? और बुलवाने के बाद में अक्यूज के सामने जो गवाह हो चुके उनकी फिर दोबारा से परीक्षा करेगा। ठीक, तो एक शर्त ये लगा रखी है कि अक्यूज को सम्मन या वारंट इशू करने से पहले जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, वो ये जो जितने भी गवाह आए थे जो कोर्ट में पेश करना चाहता है उनकी क्या पेश करेगा? लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेगा। क्या पेश करेगा? लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेगा, यानी साक्ष्यों की लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेगा, साक्ष्यों की सूची पेश करेगा। अभियोजन कौन होता है? तो अभियोजन का मतलब जो मामला चला रहा है। अगर सरकार चला रही है तो सरकार अभियोजन होगी, और कंप्लेनेंट अगर मामला चला रहा है तो कंप्लेनेंट क्या होगा? अभियोजन होगा। ध्यान रखना, अभियोजन का मतलब ये नहीं है कि सरकारी अभियोजन होगी, कि हम सहायक अभियोजन अधिकारी का पेपर दे रहे हैं तो हम ही सर
अभियोजन होंगे। अभियोजन वो होता है जो मामले क्रिमिनल प्रोसीडिंग को चला रहा है। अगर सरकार चला रही है तो सरकार अभियोजन है, और अगर अक्यूज चला रहा है, वो सॉरी कंप्लेनेंट चला रहा है तो कंप्लेनेंट अभियोजन। तो अभियोजन के लिए एक शर्त रखी है कि अक्यूज को सम्मन और वारंट जारी करने पहले जिन गवाहों के ऊपर आप डिपेंड थे, मामला आपने दर्ज करवाया है, उनकी एक लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में पेश करो। ये जब तक लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं आ जाती तब तक अक्यूज के अगेंस्ट सम्मन या वारंट कोर्ट क्या नहीं करता, इशू नहीं करता। मैंडेटरी शर्त है, कंप्लायंस किया जाना जरूरी है कि पहले प्रोसिक्यूशन अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेगा, उसके बाद ही अक्यूज के खिलाफ सम्मन या वारंट इशू किया जाएगा। सेक्शन 204 में ये मैंडेटरी शर्त है। फिर जो भी सम्मन जाएगा उस सम्मन के साथ में जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट की कॉपी भेजी जाएगी। भाई जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट की क्या भेजी जाएगी, कॉपी भेजी जाएगी। एक बात बताओ, एक मामले में सरकार, पुलिस किसकी है, पुलिस किसकी है, सरकार की। तो सरकार के केस में सम्मन और वारंट का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, पुलिस करेगी। और पुलिस उसके लिए कोई पैसे लेगी क्या, लेगी क्या, क्योंकि तनख्वाह दे रही है ना सरकार, उसका कर्मचारी है तो करके लाएगा, क्यों नहीं करेगा, ये भी उसका काम है। लेकिन जो ये परिवादी है, इस परिवादी के सम्मन और वारंट की तामील कौन करेगा, कौन करेगा, पुलिस करेगी। लेकिन इस पुलिस को कोई तनख्वाह दे रहा है क्या ये परिवादी, नहीं। पर पुलिस को परिवादी तनख्वाह थोड़ी दे रहा है। तो इसलिए वो जो सम्मन का खर्चा होता है ना, वो जमा कराना होता है। तो कोर्ट जब तक सम्मन का खर्चा जमा नहीं करा देता ना, तब तक आगे वारंट, सम्मन या वारंट इशू नहीं करता। और सेक्शन 87 हमने पढ़ा था, सेक्शन 87 में ये कह रखा है कि सम्मन जारी करने के बाद भी अगर कंप्लेनेंट कोर्ट, वो सॉरी एक्यूज कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट सम्मन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। ये सेक्शन 87 वाले प्रोसेस, कि जहां सम्मन जारी करना हो वहां कोर्ट सेक्शन 87 के प्रोविजनों के अनुसार, कि भाई भागने वाला है या सम्मन सर्विस होने के बाद भी कोर्ट में नहीं आया तो सम्मन की जगह वारंट इशू कर दी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो सेक्शन 200 में क्या हुआ, कोर्ट कंप्लेनेंट की और कंप्लेनेंट के साथ जो विटनेस आए हैं उनकी एग्जामिनेशन करता है, मामला बनता है तो कोग्निजेंस लेता है। अगर उसे लगता है कि मामला जुडिक्शन का नहीं है तो उसे क्या कर देगा, जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ चलने लायक है वापस लौटा देगा और उसको भेज देगा। अगर मामला बनता है तो कोग्निजेंस लेने के बाद में आदेशिका सम्मन या वारंट जारी करेगा। लेकिन सम्मन या वारंट जारी करने से पहले सम्मन और वारंट को सस्पेंड करके सेक्शन 202 में जांच या इन्वेस्टिगेशन, या तो खुद जांच कर सकता है, सबऑर्डिनेट से जांच करवा सकता है, या पुलिस से उसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा वो कब नहीं करवाएगा, इसके लिए दो परिस्थिति दी हुई है। पहली परिस्थिति कि अगर मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन न्यायालय है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, उसमें ये अनुसंधान का आदेश नहीं देगा। और दूसरा ये कि जब तक साक्षी और उनके गवाहों की सेक्शन 200 की एग्जामिनेशन नहीं होगी तब तक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा। मैंडेटरी शर्त।
203 में अगर मामला नहीं बनता है तो डिसमिस कर देगा, नहीं तो 204 में सम्मन और वारंट इशू करेगा। लेकिन सम्मन और वारंट इशू करने से पहले प्रोसिक्यूशन को अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करनी मैंडेटरी है। आगे बात समझ में। सम्मन और वारंट इशू करने के बाद में सम्मन और वारंट के साथ में जो कंप्लेंट है उसकी एक कॉपी जाएगी, और जब तक सम्मन या वारंट का परिवादी खर्चा जमा नहीं करा देता तब तक वो इसको वारंट और सम्मन को जारी नहीं करेगा। और 87 में सम्मन और वारंट के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, सेक्शन 200 और स्पेशली 202 अगर प्रैक्टिकली पेपर बन रहा है तो आप ये मान के चलो कि 100% यहां से जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा। अगर प्रैक्टिकली सीआरपीसी का पेपर बनता है तो सेक्शन 202 और 313 मैंडेटरी है कि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, चाहे वो आपके छोटे में आ जाए या फिर बड़ा क्वेश्चन भी। आगे बात, उसके बाद में आ जाइए फिर हम नेक्स्ट। अब देखो इसकी प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं कि इस मामले में ट्रायल कैसे होती है। तो देखो ये लिस्ट ऑफ विटनेस आ गई, कहां आ गई? कोर्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये मान लीजिए 1 नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर पे सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी और एच। ये गवाहों के नाम है कि साहब हमारे प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये गवाह कोर्ट में क्या होंगे? पेश। ये लिस्ट आने के बाद कोर्ट ने अक्यूज को बुलवाया, सम्मन और वारंट जारी किया, और ये एक्स जिस तारीख को कोर्ट में बुलाया था उस तारीख को कोर्ट में क्या हो गया? उपस्थित हो गया, ठीक। ध्यान रखना ये बड़ी टेक्निकल है तो थोड़ा सा पूरा कंसिडरेट करके समझना। ये लिस्ट ऑफ विटनेस आ गई, कहां आ रही है लिस्ट ऑफ विटनेस? 204 में। और ये सम्मन और वारंट हमने कहा जारी किया? 204 में। अब ये वकील भाई साहब कहां आ गए? जिस तारीख को हमने बुलाया कोर्ट में उपस्थित हो गए। कोर्ट ने हमने पूछा कि भाई साहब बताओ, तो वो कहा साहब ये जो आदमी है ये आपके खिलाफ ये कह रहे हैं, नहीं? तो कहा ठीक है भाई साहब। तो वो कहा हमारे सामने भी कहलवाओ इनसे। तो ये जो जितने भी गवाह हैं लिस्ट ऑफ विटनेस के, इन गवाहों की कोर्ट में एग्जामिनेशन होती है। जैसे पहला गवाह आ गया PW1A, प्रोसिक्यूशन विटनेस ए आकर के कहता है कि साहब इस एक्स ने ये बात की थी। फिर एक्स उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। आगे बात समझ में? नहीं, जैसे PW1 कौन आ गया? ए आ गया, और ए आकर के कोर्ट में अपनी सारी बात बोल के चला गया। अक्यूज ने एक्स ने क्या किया? उसकी एग्जामिनेशन कर। फिर वो कहा साहब दूसरे को बुलाओ। फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस दूसरा आ जाता है बी। बी की चीफ होती है। फिर वो क्रॉस करता है उससे कि भाई फिर इसके एग्जामिनेशन हो गई। फिर तीसरे नंबर पर आ गया PW3C।
और फिर आ गया PW4D। अब इन 4 गवाहों के बयान हो गए कोर्ट में, और कोर्ट को लगता है, अब ये एक बात बताओ, ये जो बयान हो रहे हैं ये चार्ज से पहले हो रहे हैं या चार्ज के बाद हो रहे हैं? चार्ज से पहले। चार्ज से पहले, यानी चार्ज तो लगा ही नहीं ना, चार्ज से पहले हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं प्री चार्ज एविडेंस। क्या बोलते हैं? प्री चार्ज एविडेंस। अब ये जो व्यक्ति हैं 4 कोर्ट में आए और इनके बयानों को सुनने के बाद और क्रॉस एग्जामिनेशन को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है मामला नहीं बनता, तो कोर्ट एक्स को क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। समझ गए ना? क्योंकि ये जो बयान हो रहे हैं वो क्या है? चार्ज से पहले के बयान है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्री चार्ज एविडेंस। समझ गए? ठीक। अब लिस्ट कितने जनों की थी? 8 की थी, और चार्ज लगाने के लिए हमने 8 के बयान लेना जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस में जितने व्यक्ति हैं सभी के बयान लिए जाए, उसमें से कुछ के लिए जा सकते हैं। उनके बयानों के बाद कोर्ट को लगता है मामला नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देगा। और अगर इन 4 के बयानों के आधार पर कोर्ट को लगता है कि मामला क्या है? बनता है। मामला क्या है? बनता है। और अक्यूज की क्या होनी चाहिए? ट्रायल होनी चाहिए। तो अक्यूज को कोर्ट आरोप सुनाएगा। क्या करेगा? आरोप सुनाएगा। ठीक है? कि उसे क्या कहेगा? चार्ज फ्रेम करेगा। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद क्या होता है? विचारण। ठीक, ट्रायल। और ट्रायल में क्या होता है कि पहले अभियोजन के गवाहों की परीक्षा होती है। ठीक। फिर सेक्शन 313 में अभियुक्त की एग्जामिनेशन होती है, और फिर उसके बाद में डिफेंस का प्रतिरक्षा का साक्ष्य पेश किया। डिफेंस का या प्रतिरक्षा का साक्ष्य पेश किया। आ गई? अब यहां अभियोजन के साक्षी कितने थे? 8। और कितनों की प्री चार्ज में हो गई? 4। तो इन 4 के बारे में विचारण में कोर्ट इस एक्ट से पूछेगा कि भाई साहब जो 4 की आपने प्री चार्ज में क्रॉस कर ली, उनमें से किसी की दोबारा करना चाहते हो क्या? वो कहता है कि साहब मैं तो 4 की करूंगा। तो फिर इन 4 की ट्रायल में दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। तो एक चीज समझ में आ गई कि परिवाद केस में विटनेस यानी अक्यूज को विटनेस से क्रॉस करने का राइट कितनी बार मिला? 2 बार। एक तो प्री चार्ज में और एक ट्रायल। आगे बात, कई बार प्रॉब्लम बना करके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि परिवाद वाले मामलों में अक्यूज को गवाहों से 2 बार क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, क्या ये कथ्य सत्य है? एक्सप्लेन इट। आ गई बात समझ में? तो आपसे अब देखो यहां, अब इन 4 में से वो ये कहता है कि साहब मैं तो 2 की करूंगा, तो इन 2 गवाहों को ही बुलाया जाएगा, फिर 2 को नहीं बुलाया जाएगा। ये किसके मूड पे डिपेंड करता है? अक्यूज। कि ये 4 में जिसको बुलवाए, है ना, उसको बुलवा ले।
ये अक्यूज के मूड पे डिपेंड करता है, वो किसी को भी बुलवा, चारों को भी बुलवा सकता है, मना भी कर सकता है साहब इन चारों को छोड़ के बाकी। और जो ये चार बच गए थे, कौन से, इनकी कोर्ट में एग्जामिनेशन होती, क्योंकि इनका तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। ऑप्शन किसके संबंध में है, इनके संबंध। अक्यूज चाहे तो बुलवा सकता है, अक्यूज चाहे तो मना कर दे, बाकी इन चार की क्या होगी, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद 313 में अक्यूज से क्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। किस चीज का एक्सप्लेनेशन लिया जाता है कि देख भाई, पहला विटनेस ये ए था, ए ने आपके अगेंस्ट में ये बात कही, दूसरा विटनेस बी था, बी ने आपके खिलाफ ये बात कही, तीसरा सी था, चौथा डी था, पांचवा ई था। तो उसने अक्यूज के अगेंस्ट जो जो बात कही है, जो जो एविडेंस आया है, उसका सेक्शन 313 में एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। आगे बात समझ में कि यानी अक्यूज के खिलाफ जो व्यक्ति गवाही दे करके गए हैं, तो अक्यूज से पूछा जाता है कि भाई साहब ये बोल गए, आपको क्या करना है। वो कहता है हिसाब सब झूठ बोल रहे हैं, सबकी मिली भगत है, ये तो केवल मेरे को क्या कर रहे हैं, झूठा फंसा। आगे बात समझ में। तो फिर 313 में इसकी एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट उसको ये कहेगा कि भाई आप अपना डिफेंस में कोई विटनेस पेश करना चाहते हो तो पेश कर। फिर अक्यूज जो डिफेंस में एविडेंस आती है, विटनेस आते हैं, उनके बयान देता है। अगर उसे लगता है कि जो विटनेस पेश किए जा रहे हैं वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को तंग करने, विलंब करने के आशय से किए जा रहे हैं, तो वो प्रोसिक्यूशन में, डिफेंस में उन एविडेंसों को लेने से मना कर सकता है। फिर डिफेंस के बाद में क्या होगी, बहस, जिसको बोलते हैं फाइनल आर्गुमेंट। अभी एडीजी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि अभियोजन का कार्य है कि अपने मामले को संदेह से परे साबित करें। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए इसके अपवाद बताए कि इस बात को एक्सप्लेन, तो सेक्शन 102 एविडेंस में अपने मामले को संदेह से परे साबित करने का काम किसका है, प्रोसिक्यूशन। तो बहस में प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट, प्रतिवादी जो अक्यूज है उसको डाउट क्रिएट करता है, और लास्ट में लो के पॉइंट पे प्रोसिक्यूशन को पूरे मामले को एक्सप्लेन करना होता है। ये बहस होती, और बहस के बाद में निर्णय, और निर्णय के बाद में दंडादेश, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, और दोष सिद्धि है तो ये आदेश दिया जाता है। समझ गए। अगर दंडादेश देने से पहले पीओ को देखा जाएगा कि पीओ का लाभ दे या फिर दंडादेश। आगे बात समझ में। परिवाद वाले मामलों में क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है, समझ लो प्रैक्टिकली, है ना। पहला, सेक्शन 200 में क्या आया, कंप्लेंट आ गई, परिवादी और उसके विटनेस की कोर्ट ने एग्जामिनेशन कर ली। उसके बाद लगता है मामला उसके जुडिक्शन का नहीं है, तो 201 में लौटा देगा, ठीक है। अगर उसको लगता है मामला बनता है तो कोग्निजेंस लेकर के, संज्ञान लेकर के 204 में क्या करेगा, समन या वारंट इशू करेगा। लेकिन उससे पहले वो 202 सीआरपीसी में ये समन और वारंट इशू न करके 202 में क्या कर सकता है, या तो खुद जांच कर सकता है या मजिस्ट्रेट से, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब नहीं देगा, अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल बाय है या 200 की एग्जामिनेशन नहीं है तो। और हर, ठीक है,
202 की जांच का आदेश नहीं देगा, और अगर सेशन का है तो केवल जांच करके सब मामलों के विटनेस लेकर के मामले को सेशन को भिजवा देगा। फिर 202 के बाद में अगर नहीं मान रहा है तो 203 में क्या करेगा? खारिज करेगा। खारिज नहीं कर रहा है तो 204 में सम्मन और वारंट इशू करेगा। सम्मन और वारंट तब जो इशू करेगा जब प्रोसिक्यूशन अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस पेश कर दे। लिस्ट ऑफ विटनेस के बाद में अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट होगा तो देखो कोग्निजेंस तो उसके अगेंस्ट हो ही रखा है, आगे मामले की अब प्रोसीडिंग होगी तो जांच होगी। तो जांच में जो विटनेस आए हुए हैं, लिस्ट है, उन विटनेसों के कोर्ट में बयान होंगे। किसके सामने? अक्यूज के सामने। किसके सामने होते हैं? अक्यूज की प्रेजेंस में, और अक्यूज उसमें क्रॉस करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी चार्ज तो नहीं लगा, चार्ज से पहले ही ये क्या हो रहे हैं? विटनेस हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्री चार्ज एविडेंस बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि प्री चार्ज एविडेंस क्या है, जैसे टिप्पणी में पूछ लिया प्री चार्ज एविडेंस, तो लिख लीजिए प्री चार्ज एविडेंस आरोप पूर्व साक्ष्य, आरोप पूर्व साक्ष्य या प्री चार्ज एविडेंस। लिखिए, परिवाद वाले मामलों में, परिवाद वाले मामलों में, परिवाद से संस्थित मामलों में, संस्थित मामलों में, मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध कोग्निजेंस संज्ञान के पश्चात अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा की जाती है, ताकि अभियुक्त पर चार्ज लगाया जा सके, आरोप लगाया जा सके। इसे प्री चार्ज एविडेंस कहते हैं, आरोप पूर्व साक्ष्य। फिर चार्ज लगाने के लिए प्रोसिक्यूशन विटनेस के सभी गवाहों के बयान होना जरूरी नहीं है। आधे बयानों के आधार पर भी कोर्ट डिसीजन ले सकता है प्री चार्ज में कि चार्ज बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता है तो डिस्चार्ज करेगा, और बनता है तो चार्ज फ्रेम करेगा। और चार्ज फ्रेम करने के बाद में अक्यूज को पूछेगा कि भाई जो विटनेस प्री चार्ज में होंगे उनकी दोबारा से आप क्रॉस, भाई चीफ तो दोबारा होगी नहीं, क्या होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आप क्रॉस करना चाहते हो तो वो जिन जिन गवाहों को बुलाएगा उनकी क्रॉस हो जाएगी, और जो बच गए लिस्ट में उनकी चीफ और क्रॉस होने के बाद में कोर्ट डिसीजन लेगा। आगे बात समझिए, प्रोविजन कहां दे रखा है? सेक्शन 244 से 247। एक बार सीआरपीसी को पढ़कर अभी कंफर्म कर लो, इन तीनों सेक्शनों को अभी पढ़ के कंफर्म कर लो। 4 सेक्शन है, अभी एक बार पढ़ के डाउट क्लियर कर दो, क्योंकि ये प्रोसीजर पूछते हैं तो ये मान के चलो कि आप थोड़े से व्यस्त रहोगे।
क्या हुआ आमिर? ये बेटा कर दिया। शाम को ये मामले 4 बजे तक। उसके बाद में 31 से 40 तक। नहीं, 1 से लेकर 20, और 10 से 20, 21 से 30, और फिर 31 से लेकर 5। आई बात समझ में? एक बार घर पे जाकर के इस प्रोसीजर को और देख लेना। अभी बात मान के चलना कि ये प्रोसीजर कोई नहीं पढ़ाता, न किसी को समझ में आती। प्रैक्टिकली इस प्रकार से इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। एक बार प्रोविजन से आप कंफर्म कर लेना तो ये परमानेंट हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 205 और 317 सीआरपीसी। दोनों सेक्शनों को पढ़िए। सेक्शन 205 और 317 सीआरपीसी, दो सेक्शन है आपके सामने। इन दोनों सेक्शनों को पढ़िए। देखो, 205 में होती है, इसको बोलते हैं परमानेंट हाजिरी माफी। ठीक है, यानी जो बेल बॉन्ड होता है उसमें क्या शर्त होती है कि अक्यूज हर तारीख को कोर्ट में उपस्थित हो। ठीक, लेकिन जो अक्यूज है, मान लीजिए कि इस टाइप का है कि उसका काम सरकार का सेवक है, काम डिस्टर्ब किए बिना नहीं चल सकता, तो वो हर तारीख पे तो कोर्ट में पहुंच नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसे व्यक्तिगत हाजिरी से उपस्थित होने से मना कर सकता है, परमिशन दे सकता है, और उसके वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग कर सकता है। उसके वकील के माध्यम से क्या कर सकता है? प्रोसीडिंग कर सकता है। ये तो कहाँ की प्रोविजन है? 205 की। और जो दिल्ली में होती है ना, जो कोर्ट में हाजिरी माफी पेश होती है, वो सेक्शन 317 में होती है कि विशेष परिस्थितियों में नहीं आ पाया तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा करके हाजिरी माफी से मुक्ति लेकर के, और उस अधिवक्ता के माध्यम से जो प्रोसीडिंग की जाती है, उसके लिए प्रोविजन कहाँ दे रखा है? 317 में दे रखा है। दोनों का अंतर समझ में आ गया कि 205 और 317 में क्या फर्क है। जैसे मेरी अलवर पोस्टिंग थी, तो अलवर पोस्टिंग में मेरे जानकार किसी पुलिस वाले के ऊपर कोई कोर्ट ने कोग्निजेंस ले रखा था, तो एसएचओ लगा हुआ था, तो वो मेरे साथ गया था। तो फिर मैंने कहा, उसने कहा कि सर अब मैं हर तारीख पे तो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा, आप 205 में एप्लीकेशन लगा दो, आपके वकील आपकी प्रोसीडिंग करते रहेंगे, और अगर किसी दिन कोर्ट को जरूरत हुई तो सम्मन या वारंट जारी करके आपको बुलवा लेंगे। आगे बात समझ में? तो
205 में परमानेंट हाजिरी माफी होती है और 317 में जो हम तारीख पे लगाते हैं वो कहाँ होती है? सेक्शन 317 के। क्लियर है दोनों सेक्शन? फिर देखिए सेक्शन 206। 206 में इन्होंने कहा छोटे मामले। क्या कहा? छोटे मामले है कि छोटे मामले या छोटे अपराध। छोटे अपराध का मतलब है ऐसे अपराध जिसमें 1000 रुपए तक का क्या है? जुर्माना है। छोटे अपराध किसे माने जाएंगे? वो मामले माने जाएंगे जिसमें 1000 रुपए के जुर्माने के दंड का क्या है? प्रावधान। या फिर राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके 3 माह तक के अपराधों को क्या कर सकता है? छोटे अपराधों के अंतर्गत घोषित कर सकता है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है? राज्य सरकार की वो कि वो चाहे तो कर सकती है गजट नोटिफिकेशन। बाकी छोटे मामले कौन से हैं? जो 1000 रुपए के कारावास से दंड। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? 1000 रुपए वाले मामले में सम्मन या वारंट क्या करेगा? सम्मन इशू करेगा। किसको? अक्यूज को। अब वो आएगा, फिर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करेंगे। तो कोर्ट क्या कर रहा है कि भाई 1000 रुपए का मामला है, सामने वाले बंदे को नोटिस के साथ, नोटिस सम्मन के साथ एक नोटिस भी इन्फॉर्म करता है कि भाई देखो आपने ये अपराध किया है और इस अपराध में ये 1000 रुपए तक का जुर्माना है, तो आप कोर्ट में आओ। तो कोर्ट में आकर के अपनी कन्फेस के साथ 1000 रुपए जमा करा दो, आपका मामला डिस्पोज हो जाएगा। यानी आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, बेल करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, कोर्ट में आना है और अपने मामले को क्या कराना है? डिस्पोज कराना। दूसरा, आप नहीं आ सकते तो आप हमारे को चिट्ठी भेज दो। लेकिन चिट्ठी में ध्यान रखना, पहले आपकी कन्फेशन आएगी, पीजी आएगी, अपराध को स्वीकार करोगे, उसके बाद में पैसे भेजोगे, तभी वो पैसे जुर्माने में कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपने केवल पैसे भेज दिए और कन्फेस नहीं किया तो फिर वो जुर्माने में पैसे कंसिडर नहीं किए जाए। वकील के माध्यम से पेश करना चाहते हो तो भी पहले उसे प्राधिकृत करोगे, वो आपकी ओर से कन्फेस कर सकता है और कन्फेस करने के बाद में वो जुर्माने के रुपए क्या होंगे? जमा। तो इस प्रकार का एक नोटिस इश्यू किया जाता है कि आप अपने अपराध को स्वीकार करने के साथ जुर्माने की राशि को जमा कराते। ध्यान रखना, केवल जुर्माना जमा नहीं होता, दोनों बातें होती है सेक्शन 206 के अंतर्गत। जुर्माना भी जमा होता है, साथ में आपको अपने अपराध की पीजी भी करनी होती है, प्ली ऑफ गिल्टी भी करनी। अगर ये दोनों बातें आपने की है तो ही 206 के अंतर्गत आपको क्या किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 206 में केवल नोटिस जुर्माना जमा कराने का नहीं होता। कई बार हम लिख देते हैं कि 1000 रुपए तक के अपराध में जुर्माना जमा कराने का नोटिस होता है 206 में। ध्यान रखना, पहले पीजी अपराध की स्वीकृति प्लस जुर्माना, इन दोनों के लिए नोटिस जारी किया जाता है। नहीं, देखो क्या दे रखा है कि यदि छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय है कि 260-61 के दिन संक्षिप्त निपटारा किया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दिशा के सिवाय उन कारणों को लेखबद्ध किए जाए प्रतिकूल राय अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए सम्मन जारी करेगा कि विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने स्वयं प्लेडर द्वारा हाजिर हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है। आगे बात समझ में? तो लिखित रूप में उस अभिभावक को और संबंध में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम, ध्यान रखना दोनों चीजों के लिए होता है, ठीक है। संदेश वाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व भेज दे।
प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है तो प्लीडर उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर की ओर से आरोप दोषी होने का अभिवचन करके लिख करके प्राधिकृत करे और प्लीडर के मार्फत से जुर्माना जमा कराए। तो ध्यान रखना 206 में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो किस चीज की करते हैं? आप केवल ये लिखते हो कि जुर्माना जमा कराने। दोनों चीज कि लिखित में आपकी पीजी, जुर्माना स्वीकार करने का अभिवचन, और साथ में जुर्माना। केवल जुर्माना है तो 206 में आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा, 253 के अंतर्गत आगे। तो ध्यान रखना 206 के अंतर्गत दोनों बातें। फिर देखिए सेक्शन 238 को पढ़ो, 238 सीआरपीसी को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। आगे 238 की जो पहली लाइन है वो ये है कि वारंट ट्रायल केसेस में 207 की कंप्लायंस मैंडेटरी शर्त है। यानी वारंट ट्रायल केस की स्टार्टिंग का पहला पॉइंट इन्होंने 207 दिया हुआ है कि 207 की कंप्लायंस की जाएगी और उसके बाद में प्रोसीडिंग की जाएगी। यानी 207 की कंप्लायंस की जाएगी, उसके बाद में क्या की जाएगी? प्रोसीडिंग। तो उसके बाद में देखिए सेक्शन 207 में क्या है भाई। एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में आ रही है, पुलिस ही तो करके ला रही, अक्यूज से पूछ के करके ला रही है क्या? तो कोर्ट उसके खिलाफ कोग्निजेंस लेगा। तो उससे पहले उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स देंगे कि नहीं, कि वो भी तो बताए कोर्ट को कि ये सही है या गलत है, कोग्निजेंस का विरोध कर सके, अपने मामले में डिफेंस कर सके। तो अक्यूज को जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि उसके खिलाफ मामला क्या है, वो मामले में अपनी डिफेंस क्या करेगा? जब तक अक्यूज को ये बात का पता ही नहीं चलेगा तो अक्यूज मामले में डिफेंस क्या करेगा? कर सकता है क्या? है। इसलिए सेक्शन 207 प्रोविजन मैंडेटरी है कि भाई जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट पेश होती है, चार्जशीट के साथ ही अक्यूज को जो चार्जशीट की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, उसके साथ में जो भी संलग्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी, 161 के बयान, 164 के बयान, नहीं कोई कन्फेस है तो वो, और 173(5) में जो चार्जशीट के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन सब की कॉपी किसको दी जाएगी? अक्यूज को दी जाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि 173(6) में जो एसएचओ है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। तो कोर्ट उनके स्टेटमेंट को देखेगा और देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी कोर्ट अक्यूज को कॉपी दिलवा दे। आगे बात। तो 207 में क्या किए जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स दिलवाए जाते हैं और दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन। फिर 208 में दे रखा है कि अगर कोई मामला ट्रायल बाय सेशन, ठीक है, देखो अगर वारंट केस है
तो चाहे सेशन ट्रायल हो या मजिस्ट्रेट ट्रायल हो, जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में आती है उसकी कॉपी अक्यूज को दिलवा दी जाती है। लेकिन परिवाद वाले मामले जिसमें नीचे सेशन ने कोई कोग्निजेंस लिया है, उस मामले में ये पाता है कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो जिन जिन गवाहों की एग्जामिनेशन की है उनकी कॉपी, किसी के 202 में जांच हुई है, 161 और 164 के कोई बयान हुए हैं, तो 61 और 164 के बयानों की कॉपी किसको देगा? अक्यूज को देगा। और कौन देगा? मजिस्ट्रेट ही देगा, मामला कमिट करने से। और सेक्शन 209 में क्या करेगा? मामला अगर मजिस्ट्रेट के पास में पेश हुआ है और उसे लगता है कि ट्रायल बाय सेशन है, तो वो सेशन के पहले सेक्शन 207 और 208 की कंप्लाइंस कराएगा। यानी अक्यूज को डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट, कंप्लेंट, इनकी कॉपी क्या कराएगा? प्रोवाइड कराएगा। सेक्शन 207 और 208 की क्या कराएगा? ठीक है, अक्यूज जमानत पर है तो ठीक है, नहीं तो कहाँ भेजेगा? कस्टडी के अंदर भेजेगा। नहीं, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल आई हुई है किसको भेजेगा? भाई एक बात बताओ, मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट आई, चार्जशीट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आए, पूरी फाइल है कि नहीं है? किसके पास है? अभी तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है, तो फिर उसको वहां भिजवाएगा कि नहीं भिजवाएगा सब चीजें सेशन कोर्ट को? तो सारे डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट कहाँ भिजवाएगा? सेशन कोर्ट को भिजवाएगा। ठीक है, और सेशन कोर्ट को मामला भिजवाने के साथ में जो वहां पीपी है उसको इंफॉर्मेशन करेगा कि भाई साहब हमने एक मामला भिजवाया है, तो आप सरकार की तरफ से देख लेना। ठीक, अब सेक्शन 202, 210, ये 210 भी मेंस में बहुत पूछा जाता है। सेक्शन 210 भी मेंस में बहुत पूछा जाता है। 210 में क्या है कि एक मामले का देखो, एक व्यक्ति ने तो कर दिया परिवाद और एक ने कर दी उसकी एफआईआर, तो एक मामले की दो प्रोसीडिंग हो सकती हैं क्या? भाई एक मामले की दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है क्या? नहीं। तो कोर्ट क्या करेगा कि जो जो परिवाद वाला मामला चल रहा है उसको स्टॉप कर देगा, और जिस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसे पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन देगा कि भाई आप एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और ये पेश करो। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो जाती है और कोर्ट को लगता है कि मामला जो उसके संबंध परिवाद वाला मामला और कौन सा एफआईआर वाला मामला एक ही है, तो फिर वो दोनों मामलों की एक साथ ट्रायल कर लेगा। आगे बात समझ? दोनों मामलों की एक साथ क्या कर लेगा? जांच और विचारण कर लेगा। और अगर उसे लगता है कि एफआईआर वाला मामला अलग है और उस परिवाद वाला मामला अलग है, तो जहां परिवाद के मामले को रोका था वहां से मामले की स्टार्टिंग अलग से कर ले। ये 210 में दिया हुआ है। 210 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत पूछा जाता है कि जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले में जिसके लिए इस पर परिवाद किया गया समझा जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच और विचारण के दौरान उसके समक्ष ये प्रकट होता है कि अपराध किए जाने के बारे में उसके द्वारा की जाने वाली जांच और विचारण का विषय पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तब मजिस्ट्रेट जांच और विचारण की कार्रवाई को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मंगवाएगा। आगे, यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी 173 के दिन रिपोर्ट जाती है, ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध का संज्ञान किया है, परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले में और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच
विचार साथ साथ करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए। यदि पुलिस परिवाद वाले मामले में अभियुक्त से संबंधित नहीं है, यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान नहीं करता, वह उस जांच या विचार में जो उसके द्वारा रोक दी गई है इस संहिता के उपबंधों के अनुसार क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, प्रोविजन है, वो है चार्ज। नहीं, अगला प्रोविजन क्या है? चार्ज। चार्ज की जो क्लास होगी वो मंडे को होगी और मंडे को इवनिंग में होगी। इवनिंग में हम चार्ज फ्रेमिंग की क्लास को करेंगे शाम को 6:15 बजे से मंडे को। बाकी मॉर्निंग की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो चार्ज का जो चैप्टर है वो तो उसके साथ डिस्कस हो जाएगा, और प्रैक्टिकली जो चार्ज फ्रेमिंग है, कैसे करना है, कौन से मामलों में कैसे कैसे चार्ज करने हैं, वो हम चार्ज अभी 10-15 दिन में पूरे कर लेते हैं, जिससे आप पे दबाव भी नहीं आएगा और आगे आप प्रैक्टिकली कैसा भी चार्ज आ जाए आराम से इजी वे में बना लो। उसके अलावा एक दो जो बेल एप्लीकेशन वगैरह हैं प्रैक्टिकली उनको लिखना और मैं सिखा दूंगा आपको कि भाई इनको ऐसे होता है ना। तो जिससे अगर वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो वो 10 नंबर का होता है। 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं इस रिजल्ट के अंदर, तो हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़े। और एक आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप लोगों से क्या 4 लाइनें उसकी लिखी नहीं जाती क्या? कि अभी आप लोगों का एक गूगल फॉर्म भी सबमिट नहीं हुआ? कि कम से कम उस फॉर्म को सबमिट करके ये तो कर दो, क्योंकि मेरे को अब आपके बैच को वो करना है कि आगे किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना, ये तो कंफर्म करूं। आप ये सोचते हो कि भाई मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग डल रही है, क्लासेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी मिलेगी वो सब ऐप पे मिलेगी। जितना ओपनली मिलना था सब ओपनली हो चुका। ये लास्ट क्लास है जो ओपनली आपको दी जा रही है। उसके बाद में जो भी आएगा वो इस क्लास के ऐप पे आपको मिलेगा। और जिसका गूगल फॉर्म सबमिट हो गया, अगली नेक्स्ट क्लास जो मंडे की होगी, मंडे को हम जो जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स तैयार करेंगे। तो वो मंडे को उसी को मिलेगी जिसका वो गूगल फॉर्म सबमिट है। तो आपका जिनका सबमिट हो गया उनकी अलग से एक लूडो बना करके आगे की क्लास उसी में होगी। आपको एक गूगल फॉर्म भरने के लिए बोला तो वो आपसे नहीं भरा गया, 4 लाइनें नहीं लिखी गई। ये आपकी लास्ट क्लास है, जिन जिन की गूगल फॉर्म बाकी है वो अपना सबमिट करें।